इस तरह इस लेवल के सवाल अगर किसी हुक्मरान से हो रहे थे तो आप क्या अपनी दौलत का बताने के नहीं है मजाज कि आप बताएं कि आपके पास ये पेमेंट कहाँ से आई, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। एक आम आदमी को आप वो कर सकते हैं। मैं हमारे एंकर्स हैं, उनमें से एक एंकर हैं बड़े अच्छे, इमरान रियाज। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं कि यार टीवी प्रोग्राम में मैं देख रहा था तो बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा जी मुझे ही बताएं, इसमें इरशाद हुसैन भट्टी भी शामिल है, उनका भी यही मौक़िफ़ था बल्कि कि अब मुझे बताएं घर में जो उसको रखेंगे चौकीदार को किसी को, तो वो क्या पहले उसका पुलिस रिकॉर्ड नहीं चेक करते आप? इस तरह इस लेवल के सवाल अगर किसी हुक्मरान से हो रहे थे तो आप क्या अपनी दौलत का बताने के नहीं है मजाज कि आप बताएं कि आपके पास ये पेमेंट कहाँ से आई, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। एक आम आदमी को आप वो कर सकते हैं। मैं हमारे एंकर्स हैं, उनमें से एक एंकर हैं बड़े अच्छे, इमरान रियाज। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं कि यार टीवी प्रोग्राम में मैं देख रहा था तो बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा जी मुझे ही बताएं, इसमें इरशाद हुसैन भट्टी भी शामिल है, उनका भी यही मौक़िफ़ था बल्कि कि अब मुझे बताएं घर में जो उसको रखेंगे चौकीदार को किसी को, तो वो क्या पहले उसका पुलिस रिकॉर्ड नहीं चेक करते आप? कौन है बंदा, कैसा है, फिर उसके बाद आप उसको कहते हैं अच्छा यार अब तू आ जा मेरे पास, अब ठीक है काम करना शुरू कर दे। आपको पता है कि आप जिसको रखवाने जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी मुल्क का सरबराह बनाने जा रहे हैं, उसको की पोस्ट देने जा रहे हैं। सबकी सब काबीना तो आपकी वो उसमें आई हुई है, चोरों में, और ये पर्चे हुए हैं, FIA केसेस में है, केसेस और वो बड़े भरपूर केसेस हैं। तो वो क्या है? ओपन एंड शट केसेस है सर। ओपन एंड शट केसेस, वो तो शट ये करने आए हैं ना ताकि हमें कुछ मौका मिल जाए तो और हम इसको वो कर दें। ज़्यादा जो केसेस हैं स्वाय एक केस के जो इमरान खान बताते हैं, 16 अरब का केस है शायद, वो इनके दौर में बना। बाकी सारे केस तो पिछले दौर के ही हैं, जो FIA के और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, वो जो TT की केस हैं, ये इन्होंने आपस में खुद से बनाए थे। जरदारी ने उनके बुलाए थे, उनके बनाए, और उसके सबूत भी मौजूद हैं, एविडेंसेस के साथ बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो हमजा शहबाज साहब कहते हैं कि बिज़नेस टर्म था ये तो मेरा उसके साथ मेरे मुलाजिम का, तो उसने ना कभी बिज़नेस का देखा, वो पेमेंट कैसे आई, ना कभी वो बाहर गए, माली का क्या काम है, उसके पासपोर्ट में कभी वो ट्रैवल नहीं करके गया तो पेमेंट उसके 50 लाख की पेमेंट उसकी आ रही है। ये भी इसमें न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने वाइट पेपर इशू किया है, मीडिया को भी उन्होंने डिलीवर किया है, और उसमें तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं कि किस किस तरीके से हैं। तो जो क्या बात वही कर रहा हूँ कि क्या ये हुक्मरान खुलफाए राशिदीन के दौर खिलाफत को भूल गए, जिसमें अल्लाह ताला के बाद वो हुक्मरान थे लोगों के, उनकी जानो माल की इज़्ज़त के, हिफाजत के। तो मैं समझता हूँ कि इसमें समहाउ ठीक है, इंसान ख़ता का पुतला, इमरान में भी गलतियाँ होंगी, लेकिन उसने डिलीवर करने की कोशिश किया, बस उसको टाइम नहीं दिया गया। जब लोगों को नज़र आया, इंटरनेशनल जो मीडिया, इन लोगों को जो है बॉडीज़ हैं, ईवल एक्सिस जिसे मैं कह सकता हूँ, इन्होंने देखा कि यार ये अब जाके ना पाकिस्तान विल ग्रोस। मॉर्गन स्टैनले एक बहुत बड़ा जरीदा है, उसकी रिपोर्ट थी पाकिस्तान विल प्रिवेल, आगे को जाएगा ये इंशाल्लाह 2023 के बाद। उन्होंने कहा था कि पहले 2023 के बाद 5 मुल्कों की इजारादारी होगी पूरी दुनिया में, और उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे होगा। जो यानी कि ये 5 मुल्क फैसला करेंगे, पूरी दुनिया उस पर हाँ करेगी, और उसमें पाकिस्तान का 3rd नंबर होगा। जी बिल्कुल, यही वो मैंने उसका आर्टिकल भी पढ़ा था, मैं उसको बहुत पसंद है, मेरे पास अभी भी महफूज है वो आर्टिकल। कि अल्लाह ताला करे कि मेरे दिल में तमन्ना है कि मैं बाहर गया, जैसे मैं फ्रांस गया, UK गया, तो वहाँ देखा मैंने अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही हैं, उनकी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बेहतरीन किस्म का उनका निज़ाम चल रहा है, टैक्स सब वो दे रहे हैं, जमहूरियत उधर भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो जब कोई बात होती है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दें आप किसी के लिए, आप वो बना दें जनाब, वो अभी बोर्ड बैठ गया है, वो अभी जनाब वो होगा, तो वो पता नहीं कब फैसला होगा जाके। सर जमहूरियत मानक के साथ जमहूरियत जो है वो सिर्फ हुक्मरानों के लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम अगर आवाज़ उठाए तो दबा दो, अगर हुक्मरान आवाज़ उठाए तो वो जमहूरियत है। तो फैसल भाई मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी जमहूरियत जिसके अंदर आपको पता है कि ये सब खा पी रहे हैं, तो क्या सदारती निज़ाम एक अच्छा फ़ैसला नहीं होगा, जिसके अंदर मैं ही समझता हूँ कि एक टर्म मुझे आती, मुझे मेरे टीचर्स ने, मुझे जो मेरे सिखाने वाले गुरु हैं, जो वो कहते थे कि यार ये जो इधर उधर की बातें मत करो, अगर गलती है तो एक बंदा उसके आगे, और जिसने जो उसको सज़ा देगा वो भी इसके सामने। यानी कि वो उसको, मैं उर्दू में ये मैंने बताया, मैं इंग्लिश में सादे लफ्ज़ में कहूँ, मैन बिहाइंड द गन एंड मैन इन फ्रंट ऑफ द गन शुड बी वन।
जिसने गोली मारनी वो भी एक ही है, और जिसने को लगनी वो भी एक है। गोली दो में तकसीम नहीं हो सकती। जमहूरियत में हम क्या करते हैं, एनू भी ला दो, इसको भी लगा दो, इसको भी गोली मार दो, इसको भी गोली मार दो। देखिए आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे जिसने मेन काम किया। वो स्कैटर्ड हो रहा है, वो बड़ी शक का फ़ायदा मिलता है, बड़ी ज़िम्मा हो जाता है। तो सदारती निज़ाम पे मैं समझता हूँ कि अगर एक ही बंदा होगा, उसको भी आप इख्तियार दे रहे हैं कि यार हमारी वो तू जो भी क्या अमेरिका में सदारती निज़ाम कामयाब नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप तरक्की याफ्ता जितने भी मुल्क देखें वो वहाँ पे सदारती निज़ाम है। वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे सदारती निज़ाम ना हो, क्योंकि जब आपके पास पावर है लेकिन नहीं है तो आप क्या करेंगे। यही मैं समझता हूँ इमरान खान से। अब मेरे कई दोस्त हैं, मेरे जो नून लीग के दोस्त हैं, ये कहते यार ये जो बुरा कर रहे हैं तो फिर टांग क्यों नहीं देते आप तो इख्तियार में थे। वो कहते हैं जी मैं क्या, वो इमरान खान से जब वो बात होता है असम्बली में, वो बात करते थे, वो कहते हैं आपने मुझे अक्सरियत ही नहीं दी। 134 सीटें मेरी हैं या 157 मेरी सीटें हैं, बाकी के लिए मुझे अगर कोई कानून पास करना होता तो मुझे मेजॉरिटी चाहिए। तो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं नहीं रिलीफ दो, या मैं ब्लैकमेल करते हैं, तो मेरे पास तो मेजॉरिटी नहीं, ना मैं वो कानून पास कर सकता हूँ, क्योंकि उनके मफादात उनके साथ भी वाबस्ता हैं। तो वो क्या होता है, उनको रिलीफ मिल जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं एक दफ़ा आप मुझे मेजॉरिटी दे दें, मैं क्यों नहीं कानून वो लेकर आऊँगा, बनाऊँगा मैं। तो ये हम उसको मेजॉरिटी इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश है, जो अल्लाह पाक उसके लिए भी सेहत सलामती रखे। मुल्क के लिए सबसे पहले अगर वो काम कर रहा है तो सबसे पहले तो मैं मुल्क के साथ हूँ, और फिर मैं इमरान खान के साथ हूँ। अगर वो अच्छा कर रहा है, मुझे चूँकि ये डिलीवर करते हुए दूसरे लोग नज़र नहीं आ रहे, तो मैं नहीं समझता कि ये कुछ कर पाएंगे स्वाय बातें करने के। जैसे साहब आजकल एक बहुत बड़ा प्रोपागंडा कुछ दिन से चल रहा है कि मीडिया बहुत ज़्यादा चीख रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा चीख रहा है। वही फिर इमरान रियाज खान साहब वाली बात कि अपने फेफड़े फाड़ लिए इन्होंने। इस बात पे एक प्रोपागंडा चल रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। उन्होंने 3 लफ्ज़ बोले, लेकिन वो 3 लफ्ज़ किस तरह बोले ये नहीं बताया जा रहा। वो 3 लफ्ज़ सिर्फ आवाम को दिखा के तो उन्हें गद्दार मुल्क करार देने की कोशिश की जा रही है कि जी उन्होंने कहा कि मुल्क 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, मुल्क की आर्मी तबाह हो जाएगी, और जो हमारे एटमी असासा जात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जबकि उन्होंने ये अंदेशा बताया, और वो प्रॉपर जो कंप्लीट जुमला है वो ये था कि मईशत तबाह हो रही है दिन ब दिन। अगर मईशत तबाह हो गई तो सबसे बड़ा निशाना, सबसे बड़ा जो इदारा है वो बनेगा सबसे पहले, सबसे ज़्यादा नुकसान उसे होगा। तो जब उसे नुकसान होगा तो वो लाज़मी बात है वो नुकसान में जाएगी, खसारे में हो जाएगी। तो क्या होगा कि आलमी इदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। जब आलमी इदारों के आगे हाथ फैलाएंगे ये, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे कि जी आप एटमी असासे जो है वो वापस हमें दे दें, जैसे कि यूक्रेन के साथ किया गया। यूक्रेन बाद में रूस के साथ हो गया, क्या उसकी हालत हुई सबके सामने है। सब दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। और अमेरिकन थिंक टैंक्स, इंडियन थिंक टैंक्स पहले ही मैप बना के बैठे हुए हैं कि इस मुल्क के टुकड़े किस तरह करने हैं। तो ऑब्वियसली फिर वो अपने उन साइड पे जाएंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त टीवी चैनल्स पे, बिके हुए चैनल्स पे, दलाल चैनल्स पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें मैं उसको एक लीडर मानता हूँ। उसने एक जो ये बात कही है वो ग्लोबल जो पोजीशन हमारी चल रही है उसके पर्सपेक्टिव में की है। जो हमारे फाइनेंस के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से की है। हमारी आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसको कवर करने के लिए फिर आप क्या करेंगे? डेफिनेटली हाथ फैलाएंगे दूसरों के आगे, या IMF के वो मुतमन्नी होंगे। फिर जैसा आपने फरमाया कि जी दुनिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को पहले कहेगी कि लिए पहले ये करें आप, उसके बाद आप हमसे पैसे ले लें। लाइक ये जो असासाजात की भी बात हो रही है, ये तो डेफिनेटली काफ़ी देर का प्लान उनका है कि हम किसी तरह इनके असासाजात को ले लें, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब वो जंग से तो हरा ना सके, पानी से भी नहीं हरा सके। इंडिया को खड़ा किया था हमारे ख़िलाफ़, उससे भी हमें डरा ना सके। गो के नून लीग का वहाँ पर रुझान ज़्यादा था, उनकी वो मिलें वहाँ थी उनकी जंदाल के साथ, उनके बिज़नेस टर्म्स थे बहुत ज़्यादा, वो उसके साथ खैर खड़े रहे। लेकिन वो मामला जो ये इसका जो मामला है, जो ये 3 जो उसने स्टेटमेंट दिए हैं,
मैं समझता हूँ इसने जनरल पर्सपेक्टिव में दी हैं, और अगर आप वैसे भी इवेल्युएट करें मीडिया को, थोड़ा सा आप माजी में खंगालेंगे तो मरीम नवाज़ ने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की, नॉट सिर्फ फ़ौज, मुल्क के ख़िलाफ़। उधर आप मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर दावड़ जो हैं वो उनको देख लें, वो तो मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो असम्बली में खड़े होकर जैसे ही आप इलेक्ट हुए थे ये गवर्नमेंट, अगले दूसरे दिन ही उन्होंने भी बयान अच्छा भला दाग दिया था फ़ौज के ख़िलाफ़ असम्बली में खड़े होकर। उनको नुमाइंदगी सिर्फ इसलिए दी थी कि जो ये सरहदों पे जाके बकवास कर रहे हैं, चलो इनको असम्बली में लाओ, इनकी बात तो सुनो क्या कह रहे हैं, यहीं आके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलें, इसलिए उनको ये जगह दी गई। फिर उसके अलावा आप देख लें कि बलूचिस्तान के अंदर भी अलहदगी पसंद की तंजीमें पाकिस्तान के आए दिन टुकड़े होने की बात करते रहते हैं। क्या माजी में हमारा जिनापुर की बात नहीं हुई? MKM ने कोई बात नहीं की उस मामले में। लोग भूल रहे हैं कि जरदारी ने बिलावल ने भी कहा था कि जी फिर हम मतलब सिंध का माम सिंधुस्तान बन सकता है। तो क्या ये सराइकिस्तान है, सिंधुस्तान है? फिर तो मैं ही समझता हूँ कि अगर आप उसको इमरान खान को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि उसने एक खाक में बहदहन कुछ बात ऐसी की, वो अलर्ट किया कि यार ये काम हो सकता है। मैं अब एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आपने एक सवाल किया, इसका काउंटर एक सवाल है, जब पैसे नहीं होंगे तो फ़ौज को तनख्वाहें कहाँ से जाएंगी? ऑब्वियसली सबसे बड़ा इदारा सबसे ज़्यादा हिट होगा ना, सबसे बड़ा हिट होगा। ठीक है, हमारा जो फ़ौजी ये जवान है वो माशाल्लाह जज्बा ईमानी से भरपूर है, उसके अंदर शहादत का जज्बा बहुत कूट के भरा हुआ है, मुल्क के लिए भरा हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पैसे के लिए नहीं लड़ते। अगर आप उनकी पे देखते हैं तो क्या उस पे में कोई जान दे सकता है? क्या अपनी गर्दन कटवा सकता है? अपनी सीने पे गोली खा सकता है? हरगिज़ नहीं। ये एक जज्बा है, ये जॉब नहीं है, ये एक जज्बा है जिसके तहत वो जवान एक जुनून के तहत लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को बचाने और वो अपनी आवाम को सुकून की नींद सो सकें, इसकी कोशिश कर रहे हैं। वो पैसे के लिए नहीं लड़े, लेकिन पैसे बेसिक नीड तो है ना, उनका घर के अखराजात तो चलने हैं। वही यही इसमें ऐड करना चाह रहा था कि देखिए वो जज्बा ईमानी से तो लड़ रहा है कि यार मैं फ़ौज की, मैं हूँ इधर फ्रंट पे, मैं गोली खा लूँगा, लेकिन भाई जो मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं आप उनको तो कोई आटा पानी दें, कुछ ख्याल करें। मेरे बाल बच्चे जो हैं वो तो सरहद पे आके नहीं लड़ सकते, मैं तो जान कुर्बान कर सकता हूँ, वो नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको तो, हाँ मुझे पता है कि गवर्नमेंट उसका केयर करे। अब जब आपके पास पैसे ही नहीं है उसको देने के लिए, उसकी फैमिली को, व्हाट ही विल डू? ठीक है वो तो कुर्बान हो ही रहा है, लेकिन वो तो पीछे, तो उससे भी मोराल क्या आपका डाउन नहीं होगा? आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपके ख़जाने खाली हो रहे हैं? तो आप उसको केयर करें। आज खाक में बदहन, अल्लाह ताला मुझे, मैं बहुत माफ़ी मांग के ये बात कर अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पड़ोसी हैं, आपको भी पता है वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। उनके हर वक्त दिमाग में खन्नास भरा हुआ है कि हम किसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे नुकसान का एहतमाल हो, या हम इनको इन्वेड कर लें। अब लेट्स से मैं एक सवाल पूछता हूँ, इस मौजूदा कंडीशन के अंदर खुदा ना खास्ता वो जंग का कुछ एहतमाल कर देते हैं, चाहे थोड़े पैमाने पे ही है, तो क्या हमें फिर फंड्स नहीं चाहिए होंगे अपनी फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए? तो जो पड़ा हुआ है तो वो क्या ख़र्चे की तरफ नहीं जाएगा? जब ख़जाना खाली होने शुरू हो जाएगा तो क्या हम मज़ीद और तबाही की तरफ नहीं चले जाएंगे? ऐसी कोई एक्सरसाइज खुदा ना खास्ता छिड़ गई तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं पड़ा पीछे, तो हम फिर भीख मांगेंगे। वो कहेंगे जी ठीक है, आप असासाजात अपने दे दें, हम आपको कर दें। अब आप इसको दूसरी नज़र से देखें। अब यही बात अगर इमरान खान कह दे तो वो कुछ और होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर कोई सोचें आप बैठ के इस मामले में कि अगर ऐसा एक्सरसाइज हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सारे रिसोर्सेज पकड़ के लड़ा देते हैं, यार हमने जंग जीतनी है, हमारे खिलाफ वो नबरदा जमा हुआ है, हमने उसको नाको चने चबवाने हैं। कैसे चबवाएंगे? ठीक है भाई, यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज, जिसमें असला है, ट्रांसपोर्टेशन है, पेट्रोल चाहिए आपको, डीजल चाहिए आपको, मोबिलाइजेशन चाहिए, फिर वो खाना पीना जो फ़ौज का होता है, क्या उनके साथ नीड्स नहीं है? मोर्चों पे आपको सब कुछ करना, उनको मॉरल सपोर्ट देनी है। तो अब थोड़ा सा इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, तो अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो जाए जो सिंगल फिगर डिजिट में हमारे जो मुल्क के ज़रा मुबादला आ गया हुआ है, वो कितनी नीचे से तेज़ी से नीचे चले जाएंगे, जिसमें हमारे दोस्त ममालिक का 3 अरब पड़ा हुआ है, जिसके अंदर 2 अरब हमारा एक दोस्त ममालिक अरब ममालिक का पड़ा हुआ है, जिसको वो अभी मांग रहे हैं। और अभी एक रिसेंटली मुझे आपकी इस बात से बात याद आई कि मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि बेसिकली हमारे पास वो वापस वो मांग रहे थे, लेकिन वो रोल आउट दोबारा से कर दिया उन्होंने, लेकिन उनकी एक शर्त भी है साथ में। शर्त उन्होंने नहीं बताई, और शर्त क्या थी? वो शर्त थी इसराइल को तस्लीम करना। ये इमरान खान के ऊपर प्रेशर था, इमरान खान ने इस बात को एडमिट किया है कि मेरे पे बहुत प्रेशर था कि आप इसराइल को तस्लीम करें, दोस्त ममालिक ऐसा बात कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं की थी। सर वो मईशत को क्यों आगे लेकर जा रहे थे, मईशत को क्यों फ़ाल कर रहे थे? इसीलिए कि मुझे इनकी शर्तें ना माननी पड़े,
मुझे मज़ीद इनके आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मगर मुझे हाथ फैलाना पड़ा तो मुझे इनकी शर्तें माननी पड़ जाएंगी। तो वो अपनी मईशत को मजबूत कर रहे थे ताकि यहाँ से ही पैसे जनरेट करके यहाँ पे लगाए जा सकें। आप सही कह रहे हैं। ये खैर उनका तो शुरू से ही रहा है। वो जनरल हमीद गुल वो कहते थे कि क्या कि अफ़गानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो वो हमारा बड़ा उसका एक बड़ा, मैं उसको मानता हूँ। आज मैं उसको स्टडी भी करता हूँ, थोड़ा बहुत देखता भी हूँ, उसके लेक्चर्स वगैरह एक दो कभी देखे, इत्तेफाक हुआ है। लेकिन जो बातें उसने कही हैं वो आज वैसी की वैसे ही उसमें फॉल कर रही हैं कि हमें किसी तरीके से ना साइडलाइन कर दिया जाए, जिसमें हम पाकिस्तान जो एक एशियन टाइगर बनने जा रहा था वो भी ना हो। फिर चीन उसको सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली गर्म पानी की रसाई, तो वो चीन को भी चाहिए, रूस को भी चाहिए। तो पाकिस्तान एक ऐसा मीडिएटर मुल्क था जो फेवर में था। तो पिछले दौर में रूस की तरफ तवज्जो नहीं गई थी, लेकिन जब से ये हमने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की, अमेरिका ने हमारे सीटो सेंटो के जो माहदे थे 70 के, जब इन्होंने हमारी सपोर्ट नहीं की जंग में इंडिया के ख़िलाफ़ जब हो रही थी, तो उस वक्त माहदे तो हो गए लेकिन आया कोई नहीं। अब यही खाके में बदहन मसला है कि अगर न्यूक्लियर एसेट्स को ये कह रहे हैं कि हम एक्वायर कर लें, वो आप वाली बात आपने कहा यूक्रेन के जैसे किया तो गवर्नमेंट, अब वो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, जंग छिड़ गई है रूस के साथ। अब वो बेचारे बैठे हुए तो हैं, लेकिन वो एक दफ़ा एहसास ले लिए गए तो वो आपको केचवे की ज़िंदगी को वो गुजार रहे हैं, तो वो उसी के मुताबिक ही वो। ये देखें ना कि यूक्रेन से वादा किया था अमेरिका ने कि हम तुम्हारा साथ देंगे, कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि रूस से वो पंगा नहीं ले सकते। रूस भी माशाल्लाह बहुत बड़ी पावर है सर इस खिते की। बहरहाल जी, आप समझते हैं कि मईशत की मजबूती के नाम पर मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जाएगा? देखिए, इंटरनेशनली मैं अभी कल ही देख रहा था, अभी मैं लेटेस्ट तो मुझे अभी मैं अपडेट नहीं हूँ, लेकिन $118 के ऊपर पर बैरल पे चला गया तेल जो है। इसने मज़ीद अभी जाना है। क्यों? इसकी वजह है कि यूक्रेन और रूस की जो जंग है, इसकी वजह से दुनिया की सप्लाई लाइन बहुत मुतासिर हुई है। अब इस चेन के अंदर, लाइक आई सेड अर्लियर, के इसमें वेनेजुएला और ईरान शामिल नहीं है कि अगर खोल दें उसकी भी तिजारत, तो गवर्नमेंट जो दूसरे ममालिक हैं उनको ये प्रेशर थोड़ा सा कम आएगा और इनके जो बिल हैं कम इनको होंगे। लेकिन अब ग्लोबली ये बढ़ रही है और ये आगे मज़ीद बढ़ेगा प्राइस, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये क्राइसिस मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ और प्रेशर हमारी गवर्नमेंट पर भी आएगा। मुझे 300 रुपये लीटर की आवाज़ आ रही है, जो अभी इस वक्त हम मौजूदा 209 रुपये 86 पैसे पे हैं, तकरीबन 210 रुपये कह लें। तो ये 300 तक की आवाज़ है जो कि जाएगी, बिकॉज़ के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सप्लाई लाइन ये मुतासिर होंगी और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा और उससे कमोडिटीज़ भी आगे हमारी इफ़ेक्ट होंगी। और हम मज़ीद अल्लाह ताला रहम करे जी मामला, ताकि थोड़े से मैं फोर्स ही कर रहा हूँ गड़बड़ी हैं, और वो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लेवल यही प्रेशर इमरान खान के ऊपर भी था, जिसको ये आज एडमिट करते हैं। लेकिन उन्होंने सब्सिडी दी हुई थी। सब्सिडी अगर ओवरऑल देखें तो 2400 रुपये बकौल उनके कि हम गवर्नमेंट के खाते से दे रहे थे। बाकी हमने कोशिश करके उसको कम से कम लेवल पे लेकर गए हुए थे ताकि आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि सबको पता है कि जी अगर जैसे ही पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नॉट ओनली दैट, बल्कि वो इम्पैक्ट करती है आपकी जो डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आ जाता है इफेक्ट, वो महंगी हो जाती हैं। अभी भी जो एप्टिमा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, मैं चूँकि खैर इनसे वाबस्ता हूँ, एप्टिमा के अलावा जो एक और बॉडी है कराची में, अच्छा, इन लोगों ने कहा है कि वी आर फियरिंग के लॉट ऑफ पावर जो यूनिट्स हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जो टेक्सटाइल आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चूँकि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो वो उनको अल्टरनेटिव वेज में जाकर जनरेटर चलाना पड़ता है डीजल और ऑयल की वजह से। तो वो डीजल और ऑयल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो दे आर फेयरिंग के वो बंद हो जाएंगे। जब वो बंद होंगे तो हमारा जो जीडीपी में हिस्सा है 67% टेक्सटाइल की आइटम्स का, वो कम हो जाएगा। और वो आपकी वो जो इनपुट्स हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स उसमें जिसमें आते हैं, आप लेकर फॉरेन रेमिटेंसेस जो आ रही हैं इस मद में कम हो जाएंगी, बिज़नेस आपकी